हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे जावा। सो वेलकम टू जावा 101। सो इस सीरीज़ में हम लोग जावा बेसिक से सीखेंगे स्टार्टिंग से। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जावा कैसे इंस्टॉल करना है, आपको आईडीई कैसे इंस्टॉल करना है, बट मैं आपको उसके लिए लिंक छोड़ दूंगा बिकॉज उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो मैं आपको ये बताता हूँ कि जावा होता क्या है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो जावा को आपको यूज़ करने के लिए आपके पास जेडीके होना चाहिए। ठीक है। तो जेडीके के अंदर क्या होता है कि एक बेसिकली जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होती है, एक जावा वर्चुअल मशीन होती है। ठीक है। तो इनसे मिलके बनता है हमारा जेडीके। तो जेडीके को इंस्टॉल करने का बेस्ट तरीका बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना हाउ टू इंस्टॉल जेडीके, या फिर सिर्फ जेडीके आप सर्च करोगे अगर, तो आपको ओरेकल की साइट मिलेगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा, यहाँ पे किसी ब्लॉग का लिंक छोड़ दूंगा। और आईडीई क्या होता है, देखो आईडीई क्या होता है। आईडीई हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। अब उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक एडिटर होता है और एक कंपाइलर होता है। तो एडिटर हमें चाहिए होता है कोई कोड लिखने के लिए, और कंपाइलर हमें चाहिए होता है उस कोड को कंपाइल करने के लिए। तो जो भी हमने कोड लिखा है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है हमने, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब देखो, जो कंपाइलर है हमारा वो जावा वर्चुअल मशीन यूज़ करता है इंटरनली। तो जावा काफ़ी सिक्योर चीज़ होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है पूरी। यहाँ पे सब कुछ क्लास और सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी धीरे धीरे करके हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ भी जाएंगे, बट हम लोग पहले अभी जावा बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा एक वेरिएबल डिक्लेयर करने से लेकर के कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या फिर जो हमारा जावा के अंदर क्लासेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, जावा के अंदर जो भी हम सिंटैक्स लिखते हैं बेसिक से, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने आईडीई की ओर। तो आईडीई के लिए मैं एक्लिप्स यूज़ करूँगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे एक्लिप्स करके, तो आपको एक्लिप्स की आईडी डाउनलोड करने को मिल जाएगी। उसको आप बहुत सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी नहीं है उसमें। मैं आपको एक वीडियो का लिंक छोड़ दूँगा उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा इक्लिप्स आईडीई। तो इक्लिप्स के अंदर हमें बेसिकली कोई भी जावा प्रोजेक्ट पे अगर हमें काम करना है तो हम किसी भी आईडी पे काम कर सकते हैं। नेटबिन्स आप यूज़ कर सकते हो, इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, इंटेलिजे यूज़ कर सकते हो। मैं अपने ऑफिस के काम के लिए इंटेलिजे यूज़ करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप एंटरप्राइज एडिशन पे काम कर रहे हो, या फिर स्प्रिंग बूट लेट्स से किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, तो स्प्रिंग बूट काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपको सीखना है बहुत सारी चीज़ें जावा में, बेसिक सीखनी है, बिगिनर हो आप, तो फिर आप चाहोगे कि आप इक्लिप्स पे काम करो। तो किसी भी जावा प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब इसके पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करें, उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारा आईडी जो है उसके अलग अलग पार्ट क्या हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक पैकेज एक्सप्लोरर लिखा है। सो बेसिकली जो भी हम पैकेज बनाएंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें कुछ पैकेज और कुछ क्लासेज होंगे, उनकी फाइल्स होंगी। तो फाइल्स हमें इस साइड, इस लेफ्ट पैन पे दिखेंगी। जो हमारा सेंटर का पैन है, या फिर जो बड़ा सा पैन हमारा है, इस इस पेन के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोड कहाँ लिख सकते हैं। तो हमारा सारा कोड इस जगह लिखा जाएगा। और नीचे हमारा एक कंसोल पेन है। तो कंसोल के अंदर क्या होगा, जब भी हम प्रोग्राम को यहाँ से रन करेंगे, ठीक है, तो उस समय पे ये हमारी जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी आउटपुट होगी, वो कंसोल पे प्रिंट होगी। तो देखो, प्रोजेक्ट क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम देना होता है। नाम रखूंगा इंटरव्यूज ओपी जावा ट्यूटोरियल। तो अब शुरू करते हैं। एक और चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे JRE लिखा है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कौन सा चाहिए आपको, तो ये पूछ रहा है। तो मेरे पास जावा स्टैंडर्ड एडिशन 15 इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं 15 से लेकर के चलूँगा। अगर आप 8 से ऊपर कोई सा भी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें हाँ अलग हो जाती हैं, जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हो, अगर मान लो कभी आपका एरर आ गया तो। बट अगर आपने जावा 8 के ऊपर कोई कोड लिखा है तो वो 15 में पक्का चलेगा। ठीक है। तो इसको फिनिश करते हैं हम। और अभी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मॉड्यूल क्रिएट करना है, तो मैं बोलूँगा नहीं करना है। ठीक है। तो अब देखो, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैंने इसको एक्सपैंड किया जब, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जावा सिस्टम लाइब्रेरी है और SRC है। तो सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर यार बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉगिंग है, मैनेजमेंट है, SQL है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनली जावा जैसे काम करती है, उनको लाइब्रेरी चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ये फोल्डर यहाँ पे हमारे काम का नहीं है, तो हम इसे टच नहीं करेंगे। तो हम जो भी कोड लिख रहे होंगे वो हम सोर्स के अंदर लिख रहे होंगे, SRC के अंदर लिख रहे होंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग पहला क्लास लिखते हैं। ठीक है। तो यार देखो, अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है कि पैकेज दिख रहा है, क्लास दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है। सो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अब देखो, अगर आप यहाँ देखोगे इस पैन में, तो मैं इस विंडो में, तो नया जावा क्लास क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है ये। तो सोर्स फोल्डर ये खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट SRC उठाएगा, क्योंकि हम SRC पे हमने क्लिक किया है। ठीक है। तो
डिफ़ॉल्ट पैकेज हमारा जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वही होगा, और हम क्लास का नाम यहाँ रख सकते हैं। लेट्स से कि हमारा पहला लाइन ऑफ कोड होगा तो हम हेलो वर्ल्ड कहते हैं इसको, तो हमने क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड रख दिया। अगर आप नीचे देखोगे कि अगर क्या आपको कोई मेथड स्टब क्रिएट करना है क्या, सो मेथड स्टब कुछ नहीं होता है, एक प्री रिटन स्निपेट होता है जो कि हमारा एडिटर इंजेक्ट कर देगा हमारे कोड के अंदर, लाइक ये लिख के हमको दे देगा पहले से। तो मैंने कह दिया ठीक है, तो मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन मेथड चाहिए मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये मैंने कर दिया टिक, और फिर अब मैं कर दूंगा फिनिश। फिनिश करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ बाकी सारे कोड कलर्ड है, बट ये जो लाइन ऑफ कोड है ये हमारा कलर्ड नहीं है, ये हमारा ग्रे ग्रे करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ आवर कमेंट। तो अब देखो कमेंट गाइस, सिंटैक्स अगर मैं सिंटैक्सिकली बात करूँ तो कमेंट्स दो तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट था, अगर मैं ट्राई करूँ इसमें नए लाइन पे जाने का तो ये मेरा कमेंट नहीं है। अगर मैं कुछ अब इसको कंपाइल करूँगा अगर मैं, तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल लाइन कमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको लगाना है एक स्लैश और स्टार, और फिर वापस से स्टार और स्लैश। बेसिकली आपको इसको फोल्ड करना है आपके कमेंट्स को इनके बीच में। तो ये रही हमारी कमेंट, दिस इज अ मल्टीपल लाइन कमेंट। तो ये हमारा रहा मल्टीपल लाइन कमेंट। तो अब आपने समझ लिया कि ठीक है हमारा कमेंट कैसे होता है किसी कोड के अंदर। अच्छा, कमेंट जो है वो क्या चीज़ है, जब भी हम कंपाइल करेंगे इस कोड को तो हमारा कमेंट कंपाइल नहीं होगा। हमारा कंपाइलर हमेशा उन लाइंस को स्किप कर देगा जिनके आगे कमेंट की आइडेंटिफायर्स होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन 1 से। तो सबसे पहला लाइन जो हमारा लिखा है यहाँ पे वो लिखा है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड तो आपने देखा कि आपने खुद ही नाम रखा था वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के, बट इसके आगे पब्लिक क्या है और क्लास क्या है। सो क्लास बताता है कि ठीक है ये फाइल जो हमारी है वो एक क्लास फाइल है, जावा की क्लास है। तो यार देखो क्लास कुछ नहीं होता, क्लास बहुत सिंपली अगर हम क्लास को समझे तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। जो भी चीज़ें हमें यूज़ करनी होती है, लाइक हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे या फिर जो भी टाइप की चीज़ें होंगी उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब धीरे धीरे क्लास के ऊपर हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी, बट अभी के लिए अभी हम चाहते हैं कि पहले एक लाइन हम प्रिंट करें अपने प्रोग्राम से कुछ भी लिख के। तो ठीक है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है तो हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो यार देखो जावा में अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना हो तो आप सिस्टम क्लास की जो हमारी जो हमारी आउट स्ट्रीम वाली मेथड्स उसके अंदर डिफाइंड होती हैं तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा मेथड होता है प्रिंट या फिर प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन बेसिकली क्या करता है, प्रिंट एलन आपका नए लाइन पे प्रिंट करता है। तो जब भी आप कुछ प्रिंट करते हो, अगर आपको लेट्स से कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है या कोई सेंटेंस आपको प्रिंट करना है तो आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, लेट्स से हेलो एंड देन वर्ल्ड। तो ये मेरा एक लेट्स से सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड, तो मैंने इसको एक डबल कोट्स के अंदर रखा और अब मैं इसको प्रिंट कर पाऊंगा। तो अगर मुझे देखना है कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है तो मैं इसको रन करूंगा और फिर मैं कंसोल पे देख पाऊंगा आउटपुट क्या है मेरा। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमारे कंसोल पे ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि हम किस तरीके से कुछ प्रिंट कर सकते हैं जावा में। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो अब हम समझेंगे कि ये आखिर ये प्रोग्राम चली कैसे हमारी। तो प्रोग्राम की एनाटॉमी समझते हैं पहले। तो उसके लिए हम देखेंगे कि लाइन नंबर 4 पे हमारे पास एक मेथड है जो जिसका नाम मेन है। तो अब देखो जावा में क्या होता है, जावा का जो एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, तो मैं ऐसे यहाँ कमेंट में लिखूंगा ताकि आप ध्यान रख सको। एंट्री पॉइंट इन जावा इज द मेन मेथड। ठीक है, तो अब मेन मेथड एंट्री पॉइंट और इनका क्या मतलब है। तो जब भी देखो, जब भी हमारी कोई प्रोग्राम जाएगी जेवीएम के पास कंपाइल होने के लिए या फिर रन होने के लिए, तो अब वो क्या करेगा, वो पहले मेन मेथड को खोजेगा। ठीक है, तो उसने मेन मेथड को खोजा तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया कि हमारी प्रोग्राम हमेशा मेन मेथड के अंदर से स्टार्ट होगी। ठीक है, बट ये वॉइड क्या है और स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है, पब्लिक पब्लिक तो खैर बताया मैंने अभी, और ये स्टैटिक क्या है। तो यार देखो पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है कि कौन और कहाँ से इसको एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक का मतलब क्या है कि एक पैकेज के अंदर हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन मेथड बेसिकली हमारा कहीं से भी एक्सेसिबल होगा। अब देखो क्या होता है कि मेन मेथड को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं, इनफैक्ट जेवीएम एक्सेस करता है। तो जेवीएम जब खोजेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड को और लेट्स से उसको प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स से हमने यहाँ प्राइवेट कर दिया इसका एक्सेस मॉडिफायर और हमने इसको रन करने की कोशिश किया, तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई मुझे नहीं मिला। ठीक है, ये क्लास मिली ही नहीं मुझे, मेरे मतलब क्लास के अंदर मुझे मेन मेथड मिली ही नहीं। तो तुम क्या करो, इसको पब्लिक बनाओ। तो पब्लिक जब बनाया मैंने तो फिर जो हमारा जेवीएम है तो उसको मिल गया। अब क्या होता है देखो,
जेवीएम का एंट्री पॉइंट हमारा मेन मेथड होता है, और जब मेन मेथड एग्जिट हो रहा होता है, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं वहाँ पे, तो फिर हमारा जेवीएम क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है खुद से। मतलब कि हम मेन मेथड से कुछ रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वॉइड है। वॉइड बेसिकली बताता है कि हमारा प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रन कर रहा है। तो जिस भी क्लास में एक मेन मेथड लिखी हुई है वो हमारा रनेबल क्लास होता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिक का मतलब क्या है? यार देखो, स्टैटिक मतलब क्या है कि हमारा जो मेथड है वो क्लास स्पेसिफिक है, इस क्लास के अंदर की मेथड है वो, ठीक है। और अब क्या होता है, देखो, जब भी जेवीएम हमारा कोई मेथड रन करता है या किसी क्लास को वो कंपाइल करके वहाँ पे रन कर रहा है कुछ, तो वो किसी क्लास की इंस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। अब लेट्स से हमने स्टैटिक नहीं लगाया होता अगर, तो ये किसी और क्लास को खोजता है कि हाँ ठीक है, क्या उस क्लास में प्रेजेंट था क्या, फिर उसका इंस्टेंस बनाता बेसिकली। तो अब क्या है कि हम लोग मेमोरी को सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टैटिक बता रहे हैं कि ये जो मेथड है हमारा वो स्टैटिक है। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारा मेन मेथड कैसे होता है, और हम कोई भी चीज़ कैसे प्रिंट कर सकते हैं जावा में, और हमारे कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। तो यार देखो, वेरिएबल को अगर आपको समझना है, तो वेरिएबल समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से मैथमेटिकल कोई इक्वेशन है, तो जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते थे उसमें आप कोई वैल्यू अज्यूम करते थे कि लेट्स से एक्स इज़ 100 और एक्स इज़ 0, या लेट अ नंबर बी एक्स। तो हम लोग वहाँ पे अज्यूम करें कि कोई नंबर एक्स है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली किसी नंबर को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, पहले उसे डिफाइन करना होगा, कहीं रखना होगा। तो अब क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में सिमिलरली बहुत सारे मेमोरी होते हैं, लाइक हमारे स्टोरेज की मेमोरी होती है, हमारे रैम की मेमोरी होती है। तो जो भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है वो रैम के अंदर प्रोग्राम कंपाइल होता है, लाइक टेम्पररी मेमोरी के अंदर। तो अगर हमें कोई चीज़ स्टोर करनी है तो उसका कोई एड्रेस होगा स्टोर करने का, तो उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम उसका एक नाम रखते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली आवर वेरिएबल। तो आप समझ चुके हो फ्रेंड्स कि वेरिएबल क्या होता है हमारा। तो वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम टू रिप्रेजेंट सम डेटा इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। तो यार अब देखो, वेरिएबल के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। तो हमारे जो वेरिएबल है वो कभी भी लेटर्स के अलावा और डॉलर साइन के अलावा और अंडरस्कोर साइन के अलावा किसी और कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। हमारा जो वेरिएबल है वो कभी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं ले सकता है। आपको वेरिएबल बनाना है कोई, तो आप ध्यान रखना कि आप कोई रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं यूज़ करो। रिजर्व कीवर्ड का मतलब क्या है, लेट्स से प्रिंट, तो प्रिंट हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, या फिर हमारा मेन जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। तो अगर हम लोग या फिर पब्लिक हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो जावा इनको खुद इंटरनली यूज़ करता है फंक्शन करने के लिए। अगर हमने वहाँ डाल दिया मान लो वेरिएबल के नाम की तरह से, तो फिर जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो ये रही हमारी वेरिएबल के बारे में बातें। अब हम एक वेरिएबल बना के देखेंगे पहले। तो यहाँ पे आप वेरिएबल चेक कर सकते हो, वेरिएबल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें। अब हम लोग एक वेरिएबल लिख के देखते हैं। तो यार देखो, लेट्स से वेरिएबल को मैंने वार कहा, या फिर वेरिएबल नेम कह लो मान लो, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। तो इसकी कुछ वैल्यू हम दे सकते हैं। लेट्स से हमने दिया 100। तो अब देखो यहाँ पे रेड करके क्यों आ रहा है, ये कह रहा है कि वेरिएबल का जो नाम है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो वेरिएबल का जो नाम होता है वो हमेशा एक टाइप लेता है। तो वो टाइप क्या होता है, वो बेसिकली होता है हमारे डेटा टाइप्स। तो अब देखो, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाई है जिसकी वैल्यू 100 है, तो मुझे बताना पड़ेगा जावा को कि यार ये नंबर है, ये इंटीजर है, या फिर ये स्ट्रिंग है, उसको वैसे ट्रीट करो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जावा को बताना पड़ता है। जावा खुद इतना स्मार्ट नहीं है कि वो खुद समझ सके कि ये क्या है, बट एक बार जब हमने बता दिया तो सारे कंप्यूटेशन, सारे ऑपरेशंस खुद कर लेगा वो। तो ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि बेसिकली डेटा टाइप्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं जावा में। तो हमने ये देख लिया कि जावा में डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनकी मेमोरी डिफाइंड होती है ऑलरेडी, लाइक उनकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेमोरी होती है। और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव या तो हम खुद अपने ही बना सकते हैं, या फिर कुछ जो सिस्टम के, लाइक जावा के सिस्टम के जो हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, तो उनकी मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, उनकी मेमोरी हम कुछ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। या अपने हिसाब से हम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं। तो यार ये कुछ चीज़ें रही मतलब डेटा टाइप्स के बारे में। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स होता क्या है। तो यार डेटा टाइप्स देखो, हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये रहे। तो बाइट जो होता है हमारा वो होता है 8 बिट का, शॉर्ट होता है 16 बिट्स का या 2 बाइट का।
सिमिलरली इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप होता है जावा में, वो होता है 4 बाइट्स का। तो अब देखो 4 बाइट्स में बेसिकली इतना बड़ा नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ये मैंने कैसे कंप्यूट किया, तो कोई भी डेटा है अगर हमारे पास, वो x बाइट का है, तो 2 रेज टू पावर x माइनस 1, तो इतनी वैल्यू हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स से कि हमारा 32 बाइट्स है यहाँ पे, तो 2 रेज टू पावर 31 हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इससे ही बड़ा नंबर क्या होता है हमारे पास, इससे बड़ा नंबर हो गया लॉन्ग। लेट्स से अगर हमें बहुत बड़ा नंबर यूज़ करना है, तो यूजुअली जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें एक बड़े नंबर की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करना है एक नंबर के अंदर, बहुत मल्टीप्लाई करते जाना है, तो फिर उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो जब भी हम किसी कॉर्नर केसेस के लिए टेस्ट करते हैं उसको, तो फिर वो वहाँ फेल कर जाता है। तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, ठीक है। तो अब देखो जावा में क्या होता है, जब भी हम कोई नंबर को चलो मैं लिख के आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे इंटीजर को, कैसे लॉन्ग को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलरली ये सारे रहे हमारे इंटीजर्स के लिए, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अच्छा, अब फ्लोटिंग टाइप ऑफ नंबर जो होते हैं हमारे पास, फ्लोटिंग मतलब क्या, जिनमें डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद कुछ और होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल। तो डबल बेसिकली अगर बड़ा फ्लोट नंबर है हमारे पास तो हम डबल यूज़ करते हैं, वो 64 बिट्स का होता है। सिमिलरली अगर हमें कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स स्टोर करनी है, लेट्स से कि हमें कोई कुछ डिसीजन लेना है और हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो फिर हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं बुलियन में। तो बुलियन इज नथिंग बट ए ट्रू फॉल्स लाइक डेटा टाइप टू स्टोर ट्रू और फॉल्स स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेट स्टोर करता है। कैरेक्टर क्या होता है यार, कैरेक्टर देखो जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली एक एरे है कैरेक्टर्स का, ठीक है, या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो एक सिंपल अल्फ़ाबेट हमारा कैरेक्टर हो सकता है, या फिर कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि स्पेशल टाइप के जो होते हैं कैरेक्टर्स हमारे पास, तो अल्फ़ा न्यूमेरल्स हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोग लिख के देखेंगे एक बार। तो लेट्स से अगर मुझे कोई बाइट डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे लिखूँगा, बाइट, और फिर मैं उसका कुछ नाम लिखूँगा। तो लेट्स से कि मैंने लिखा बाइट का नाम बाइट नेम, या बाइट टाइप, बाइट डेटा, ठीक है। अब मैं इसको कुछ वैल्यू दे सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने इसको 1 दे दिया, तो जो मेरा बाइट है वो बेसिकली 1 है यहाँ पे। अगर लेट्स से मैं इसको कुछ बड़ी वैल्यू देता हूँ, तो फिर आप देखना ये एरर दे देगा हमें। आप देख सकते हो रेड कलर का एरर आ रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये 1 बाइट का होता है बस, ठीक है, 8 बिट्स। तो सिमिलरली हम लोग शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, तो शॉर्ट डेटा, ओके। तो कोई छोटी सी वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास फिर इंट होता है, तो हमने इंट को ऐसे डिक्लेयर करना है कि इंट इस तरीके से। अब लेट्स से वेरिएबल नेम जो है मेरा, उसको मैं इंट बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से अच्छा, आप देखोगे एक चीज़ कि यहाँ पे नीचे एक येलो अंडरलाइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो हमारे ये जो एक्लिप्स आईडी है वो कह रहा है कि ये कहीं हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमें वार्निंग दे रहा है बेसिकली। रेड क्या होता है, रेड हमें एरर बताता है और येलो हमें वार्निंग देता है, ठीक है। तो अब देखो हमने इंट यूज़ कर लिया, अब हम लॉन्ग यूज़ करने का ट्राई करते हैं। तो लॉन्ग में तो मैंने जैसे कहा था कि बहुत बड़ी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे लॉन्ग नेम में कोई एक बड़ी सी नंबर लिखता हूँ यहाँ पे मैं, देखते हैं क्या आता है। तो यार गाइज यहाँ पे एरर क्यों आया, ये कह रहा है कि टाइप ऑफ लाइक दिस इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये लिख रहा है कि ऑफ टाइप इंट, बट हमने तो इसे लॉन्ग बनाया है। तो लॉन्ग को जब भी हमें डिक्लेयर करना होता है तो हम यहाँ पे एक आगे एल लगाते हैं, ठीक है, सफिक्स में, सो दैट कि इसको पता चले हमारे प्रोग्राम को कि यार ये नहीं, ये लॉन्ग है, ठीक है। तो अब देखो अगर हमें अब फ्लोट लिखना है, तो हमने सारे बेसिकली इंटीजर्स लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम फ्लोट लिख सकते हैं कैसे, तो फिर फ्लोट का कुछ भी नाम रख दो आप। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो इसलिए मैंने जो भी डेटा टाइप है उनके नाम रख दिए इस तरीके से। तो अब मैं इसे कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, 10.0 इस तरीके से। बट आप देखो एक चीज़ की फिर से एरर आ रहा है, और ये कह रहा है कि हम लोग डबल से फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा जो होती है वो खुद ब खुद इसको डबल में लेता है, ठीक है, अगर हमने कोई भी डेसिमल लगा दिया है तो अगर आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आपको एफ़ लिखना पड़ेगा आगे। तो मैंने एफ़ लिखा और फिर ये सही हो गया, एरर चली गई हमारी। सिमिलरली मैं डबल लिख सकता हूँ इस तरीके से यहाँ पे। तो यार देखो डबल भी एक फ्लोटिंग नंबर टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 100.25, और ये हमारा सही ले लेगा इसको,
ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल रहता है, तो हमें यहाँ पे कोई अलग से कोई आइडेंटिफायर नहीं लगाना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़, अब देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बूलियन, तो बूलियन को मैंने ऐसे लिखा और लेट्स से इज़ ट्रू या कुछ भी ऐसा मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बूलियन का नई एक नाम लिख लिए और अब मैं क्या इसको ट्रू या फॉल्स बना सकता हूँ। तो लेट्स से अगर मैंने इसको ट्रू लिखा इस तरीके से, तो ये हमारा सही हो गया कि हाँ ठीक है, कोई वेरिएबल है हमारे पास इज ट्रू नाम की, उसकी वैल्यू अभी ट्रू है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे एक लास्ट जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है कैरेक्टर, तो वो लिखेंगे। तो कैरेक्टर को आपको लिखने के लिए पहले आपने कैर लिखा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको कैरेक्टर का नाम देंगे। तो लेट्स से मेरे नाम का इनिशियल्स, तो अगर मुझे इनिशियल्स लिखने हैं तो उसको मैं कैरेक्टर में कैसे लिख सकता हूँ। तो ठीक है, मुझे पता है कि कोई भी जब भी हम स्ट्रिंग वगैरह लिखते हैं तो उसको हम डबल कोट्स में लिख देते हैं, ठीक है। तो बट लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, जब भी मैंने डबल कोट में लिखा कुछ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जावा के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में होते हैं। अगर आपने डबल कोट लिखा है इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप हमेशा इसको डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर लिखोगे। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस किया हो कि मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा रहा हूँ हर जगह, यहाँ से मैंने शुरू किया था, मैंने बताया नहीं इसके बारे में। तो सेमी कॉलन का मतलब क्या है यार, सेमी कॉलन ये बताते हैं कि हमारा स्टेटमेंट अब एंड हो चुका है, अब इसके आगे वो स्टेटमेंट नहीं है, अब नए स्टेटमेंट पे जाओ। तो जावा बेसिकली इस तरीके से समझता है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बट हमने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो चलो लेट्स यूज़ दिस आउट और हम लोग प्रिंट करके सारे की वैल्यू देखते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने किस तरीके से इन वेरिएबल्स को यूज़ किया है। तो जब भी आपको कुछ प्रिंट करना हो, लेट्स से एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है हमें, तो हम लोग उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मुझे लिखना है कि मेरे बाइट डेटा टाइप की वैल्यू क्या है और उसके फिर मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा बाइट डेटा टाइप वैल्यू इज़, उसके बाद फिर मैंने प्लस लगाया। तो प्लस का मतलब क्या है कि जब भी ये प्रिंट करेगा तो यहाँ से फिर नई चीज़ को उठाएगा वो, ठीक है। तो अगर लेट्स से मेरे पास कोई वेरिएबल है जो कि ऑलरेडी मेरे मेमोरी में है, तो मैंने उसको डायरेक्टली बिना किसी कोट्स के लिख दिया। अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना है तो उसको मैं बिना किसी कोट्स के लिखूंगा। जब भी मैं कोट्स के अंदर लिखूंगा तो उसका मतलब है कि मैं कोई स्ट्रिंग दे रहा हूँ, वहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट कर दो, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने बाइट डेटा को एज इट इज़ यहाँ डाल दिया, सपोज कि मैंने बाइट डेटा को उठाया और इसको एज इट इज़ यहाँ डाल दिया, तो आप देखना कि यहाँ पे बाइट डेटा बाइट एंड डिस्को डेटा प्रिंट होगा, बट जबकि इस जगह पे इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो दिस इज हाउ आवर प्रिंट स्टेटमेंट वर्क्स, ठीक है। या फिर जावा इन जनरल की वेरिएबल की जब भी हम कोई वैल्यू कहीं और डालते हैं तो फिर हम उसको बिना किसी कोट्स के लिखते हैं, ठीक है। और प्लस मतलब कि ये कनकैटिनेट कर देगा, इसके बाद ये लिखता जाएगा नई चीज़ों को। तो अब इसको हम रन करते हैं और फिर कंसोल पर देखते हैं क्या प्रिंट होता है हमारे। तो देखो, आपने देखा यहाँ पे बाइट अंडरस्कोर डेटा यहाँ प्रिंट हुआ है, जबकि बाकी जगह लॉन्ग डेटा और फिर बुलियन डेटा इस तरीके से प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि कोड्स के अंदर ये वेरिएबल की वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहा है कि ये वेरिएबल है या फिर एक स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने इसको एक्सप्लिसिटली बता दिया कि भाई जब भी तुम्हें डबल कोट्स मिले तो वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा की, कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर क्या उन पे ऑपरेशन हो सकते हैं। तो अब एक और चीज़, अगर हमें उनके ऊपर ऑपरेशन समझना तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि जावा के अंदर ऑपरेशन होते कैसे हैं और वो जो भी ऑपरेशन होते हैं वो किन ऑपरेटर्स की हेल्प से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और फिर अगर वीडियो लंबी नहीं होती है उसमें तो फिर हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में देखेंगे कि उन डेटा टाइप्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और उनको हम नॉन प्रिमिटिव कहते क्यों हैं, आखिर वो क्या डिफरेंट होते हैं हमारे प्रिमिटिव से। खैर, अभी जो हमने डिस्कस किया था इसके पहले जब डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर, ज़रूर देखना अगला वीडियो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो।